नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के सत्ताधारी गठबंधन एनडीए की। ये गठबंधन इस वक्त एक बड़े ही अजीब कश्मकश में फंसा हुआ है। देखिए, एक तरफ तो सत्ता का रास्ता है, लेकिन दूसरी तरफ उन करोड़ों वोटरों की उम्मीदें हैं जिन्होंने अपनी पार्टियों को एक बिल्कुल अलग एजेंडे के लिए वोट दिया था। तो आज हम इसी गहरे तनाव का विश्लेषण करने वाले हैं, ये समझने के लिए कि क्या ये गठबंधन वाकई में टिका रह सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई जिन पार्टियों की विचारधाराएं एक दूसरे से एकदम उलट हैं, वो एक साथ मिलकर सरकार चला कैसे सकती हैं? क्या सेक्युलर, जाति आधारित और क्षेत्रीय दल एक ऐसी पार्टी के साथ काम कर सकते हैं जिसका मुख्य एजेंडा ही कुछ और हो? चलिए इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि ये गठबंधन आखिर बना कैसे है और इसके अंदर कौन कौन सी अलग अलग, यहाँ तक कि एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत विचारधाराएं एक साथ मौजूद हैं। तो एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बीजेपी के नेतृत्व वाला एक गठबंधन है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। सोर्स का एनालिसिस ये कहता है कि इसकी बुनियाद किसी एक सोच या विचारधारा पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ चुनावी गणित और सत्ता में हिस्सेदारी पर टिकी है। और बस यही बात इसे इतना नाजुक बना देती है। और यहीं से इस गठबंधन का असली तनाव सामने आता है। मतलब एक तरफ बीजेपी है जिसकी कोर आइडियोलॉजी हिंदू राष्ट्र बनाने की है, और दूसरी तरफ है इसके सहयोगी दल जिनकी पूरी की पूरी राजनीति ही धर्मनिरपेक्षता, क्षेत्रीय पहचान या फिर अपनी जाति के वोट बैंक पर खड़ी है। ये दो बिल्कुल अलग दुनिया है जो एक ही छत के नीचे रहने की कोशिश कर रही हैं। अब जरा इस डेटा पर नजर डालिए। ये वाकई में बहुत कुछ कहता है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी को ही ले लीजिए, उसका आधार है विकास और क्षेत्रीय पहचान। बिहार में जेडीयू की राजनीति सामाजिक न्याय के इर्द गिर्द घूमती है। इसी तरह कर्नाटक में जेडीएस हो, महाराष्ट्र में एनसीपी हो या मेघालय में एनपीपी, इन सभी का वोटर बेस जाति, क्षेत्र या समुदाय पर आधारित है। और हमारे सोर्स के एनालिसिस के मुताबिक इन पार्टियों की राजनीति हिंदू राष्ट्र की विचारधारा से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ ये है कि एनडीए के इन सहयोगी दलों को वोट देने वाले करोड़ों लोग हिंदू राष्ट्र के एजेंडे के लिए वोट नहीं दे रहे हैं। नहीं, उनका वोट तो विकास के लिए है, अपनी जाति की भलाई के लिए है या फिर क्षेत्रीय मुद्दों के लिए है। ये एक बहुत बहुत बड़ा वैचारिक अंतर है जो इस गठबंधन की नींव में ही मौजूद है। अब इस वैचारिक खाई को देखते हुए हमारा एक सोर्स सिर्फ विश्लेषण करके ही नहीं रुका। उन्होंने इन सहयोगी दलों और उनके वोटर्स के नाम एक सीधी और जोरदार अपील जारी की है, जिसे वो कॉल टू एक्शन कह रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इसमें दांव पर क्या लगा है। यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि आगे जो हम देखने जा रहे हैं वो एक सोर्स की तरफ से दिया गया एक तर्क और एक आह्वान है। ये सीधे तौर पर इन पार्टियों को संबोधित की गई एक अपील है जो उनके सामने एक बहुत ही मुश्किल सवाल खड़ा करती है। ये अपील इस एक शक्तिशाली वाक्य से शुरू होती है, सत्ता के लालच में देश से गद्दारी न करें। ये सीधे सीधे इन दलों की नीयत पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है और ये कहता है कि कहीं सत्ता का लालच देश के साथ विश्वासघात का कारण तो नहीं बन रहा। लेकिन ये सोच सिर्फ भावनाएं नहीं जगा रहा, बल्कि 4 बिल्कुल ठोस कदम उठाने की मांग भी कर रहा है। पहला, बीजेपी का साथ छोड़कर संविधान का हाथ थामिए। दूसरा, मंत्री पद के लिए उन वोटर्स को धोखा मत दीजिए जिन्होंने आपको किसी और उम्मीद से चुना था। तीसरा, संविधान को बदलने की किसी भी कोशिश का खुलकर विरोध कीजिए। और चौथा, बाबा साहेब अंबेडकर के धर्मनिरपेक्ष भारत के सपने को बचाइए, जिसमें दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित रहें। और ये लाइन ये इस पूरी अपील के दाव को उजागर करती है। सोर्स का तर्क ये है कि भाई सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन अगर देश का मूल लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष चरित्र ही बदल दिया गया तो उस नुकसान की भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं, जो इन सहयोगी दलों के सामने एक सीधा सवाल खड़ा करता है। उन्हें चुनना होगा संविधान या सत्ता। और ये स्लाइड उस चुनाव को बहुत साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है संविधान का रास्ता जो अंबेडकर के भारत की रक्षा करता है और अपने वोटरों की आवाज का सम्मान करता है, और दूसरी तरफ है सत्ता का रास्ता जो एक ऐसी विचारधारा पर चुप रहने को कहता है जिसे उनके वोटर नहीं मानते, और इसके लिए देश की लोकतांत्रिक नींव को ही दांव पर लगा दिया जाता है। पर यह अपील सिर्फ नेताओं तक ही नहीं रुकती।
सोर्स अब सीधे सीधे वोटर से कहता है कि वो जागें, अपने नेताओं से सवाल पूछें, उन पर दबाव बनाएं कि वो मंत्री पद और सत्ता के लिए देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे का सौदा ना करें। ये लोकतंत्र में वोटर की शक्ति को याद दिलाने जैसा है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हम सभी को एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। वोट किस भारत के भविष्य के लिए दिया जाता है? एक धर्मनिरपेक्ष भारत के लिए या फिर एक हिंदू राष्ट्र के लिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही भारत की राजनीति की दिशा तय करेगा। इस पर विचार जरूर कीजिए।